हाँ जी दोस्तों, तो चैप्टर नंबर 5 तक हम खत्म कर चुके हैं। अगर हम चैप्टर वाइज बात करें तो हम कह सकते हैं कि 50% हमारा कोर्स का कंटेंट जो है वो खत्म हो चुका है। बट अगर मैं मार्क्स वाइज बात करूं तो जितना हमने अब तक पढ़ा है वो अराउंड 35 से 40% का एरिया है इन टर्म्स ऑफ मार्क्स। ठीक है, जो रिमेनिंग 60% का पोर्शन है अप्रोक्सीमेटली वो आपका 6 से लेके 10 चैप्टर तक ही आता है, क्योंकि ये कंटेंट वाइज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट वाइज मार्क्स वाइज ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और कंपैरेटिवली कंटेंट जो कह सकते हैं वो इक्वली है, जो हमने आधा सेगमेंट खत्म किया और आधा सेगमेंट खत्म करना हमारा रहता है। नाउ आज बात करेंगे चैप्टर नंबर 6 की, जो कि है रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस के ऊपर। कुछ कह सकता हूँ मैं 6 से 7 पार्ट्स के अंदर ये चैप्टर हमारा पूरा पूरा खत्म हो जाएगा। अगर आप कंपाइलेशन देख रहे हैं तो कोई इशू ही नहीं है, वो तो आपको एक साथ कंपाइल्ड होगा। कह सकता हूँ 1.5 घंटा मैक्सिमम, सवा घंटा से 1.5 घंटा तक में पूरा पूरा कंटेंट आपका रैप हो जाना चाहिए टू बी ऑन सेफर साइड। चलिए अब बात करते हैं इसके अंदर। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज में, तो आज जो इस वीडियो में देखेंगे वो ये देखेंगे कि क्या है हमारा चार्जेस, मतलब क्या मतलब होता है चार्जेस का, कितने टाइप्स के हमारे चार्जेस होते हैं, और फिर थोड़ा सा ओवरव्यू लेंगे कि कौन कौन से सेक्शन इसके अंदर है जो कि हमने इसमें पढ़ने हैं। कुछ एक आधा सेक्शन ऐसे हैं जो रेलेवेंट नहीं है, तो बताऊं आपको तो इसके अंदर 11 सेक्शन है कवर होते हैं जो हमारे 77 से लेके 87 तक, जिसमें से कि 2 सेक्शन ऐसे हैं जो कि हमारे मॉड्यूल में कवर नहीं है, क्योंकि उसमें कुछ जान भी नहीं है, वो अपने आप में नाम ही बात खत्म हो जाती है, ऐसा कुछ उसका कंटेंट बचता नहीं है। रिमेनिंग 9 सेक्शंस है वो हमें डीपली इसके अंदर पढ़ने हैं, और बेस्ड अपॉन हमें उसके ऊपर एमसीक्यूज एंड केस स्टडी वगैरह सॉल्व करने होंगे। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला इसके अंदर जो बात आएगी, ये ओवरव्यू है, इसकी जरूरत नहीं है, मैं जो यहाँ पे दिया हुआ है इसकी ज्यादा आवश्यकता नहीं है। जो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन के अंदर कंटेंट आता है वो यही कि भैया पहले आपके समझ में आ जाना चाहिए कि चार्ज क्या होता है। तो चार्ज को डिफाइन किया गया है सेक्शन 2 सब सेक्शन 16 के अंदर। चार्ज को डिफाइन किया गया, मतलब डेफिनेशनल एक तरीके से कंटेंट है हमारा कि चार्ज होता क्या है। और फिर एक इंपॉर्टेंट टर्म आएगा कि टाइप्स ऑफ चार्जेस कैसे कैसे होते हैं, कितने टाइप के चार्ज होते हैं। अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक लौटा ये कि चार्ज क्या होता है और चार्ज के कितने टाइप्स होते हैं, ये कंप्लीट करके एक अपने आप में एक सवाल बनता है। तो इसको सबसे पहले समझना है। तो आप देखो डायग्राम में बड़े अच्छे तरीके से बताया गया है, कुछ नहीं है, इसी को बस पार्ट में लिख दिया गया, 4 पार्ट के अंदर जोड़ दो तो डेफिनेशन बन जाएगी। तो व्हाट इज चार्ज? तो चार्ज का बेसिकली मतलब होता है कोई भी इंटरेस्ट या लीन क्रिएटेड ऑन प्रॉपर्टी या फिर एसेट्स किसकी, ऑफ अ कंपनी और एनी ऑफ इट्स अंडरटेकिंग और बोथ एज सिक्योरिटी। और इसके अंदर इंक्लूड करते हैं हम किसको, मॉर्गेज को भी। अब मोटा मोटा आप इसको जरा समझो बेसिकली मतलब क्या है चार्ज का। तो हिंदी शब्द में अगर आपको बताऊं तो आपने सुना हुआ है गिरवी रखना, आपने देखा हुआ है कि मॉर्गेज रख देना, गिरवी रख देना, ये जनरल हम अपने अकाउंट्स के अंदर सुनते आते हैं इस टर्म को। तो गिरवी रखने का बेसिकली मतलब क्या है कि मुझे पैसा चाहिए, सपोज करो मैं बैंक का एग्जांपल लेता हूं कि एक कंपनी है उसको बैंक से पैसा चाहिए। बैंक कहता है कि भैया हम तुम्हें पैसा दे तो देंगे लेकिन हमारी क्या सिक्योरिटी होगी, सिक्योरिटी बताओ क्या है। तो हम उसे सिक्योरिटी देते हैं कि भैया ये रही सिक्योरिटी। अब वो सिक्योरिटी में कुछ भी हो सकता है, हम अपने बिल्डिंग के पेपर दे सकते हैं, अपनी गाड़ी दे सकते हैं, अपनी कोई और प्रॉपर्टी दे रखे हैं, अपना किसी अंडरटेकिंग का कोई पार्ट हो सकता है, हमारी कंपनी या उसकी अंडरटेकिंग का कोई पार्ट हो सकता है, या दोनों हो सकता है। मतलब कि कंपनी का कोई अंडरटेकिंग का पार्ट हो, कोई हमारी बिल्डिंग हो, कोई हमारा लैंड हो, एनीथिंग, कुछ भी जो हमने जिसके ऊपर उसका इंटरेस्ट शो कर दिया। चार्ज क्रिएट करने का मतलब क्या है कि अगर कल को रीपेमेंट नहीं हो पाई उस बैंक के लोन की, तो उस प्रॉपर्टी के ऊपर, उस एसेट के ऊपर उस बैंक का क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट मतलब उसका हक है इन केस अगर रीपेमेंट नहीं हो पाई तो उस तरीके की चीज को हम कहते हैं चार्ज क्रिएट करना। अब ये चार्ज क्रिएट को और जरा अच्छे समझो। इसके अंदर इंक्लूड आई मॉर्गेज वर्ड। तो मॉर्गेज भी एक वर्ड है, आगे चल के आपको समझ में आएगा कि मॉर्गेज एक वर्ड है, एक वर्ड आता है आपका प्लेज, एक वर्ड होता है आपका हाइपोथेटिकेशन। तो इनमें क्या मतलब सिमिलैरिटी है और क्या इसके अंदर डिफरेंसेस हैं। और बेसिकली ये सारा कुछ जो है, अगर मैं कंपनी लॉ की टर्म में बात करूं तो सब कुछ एक ही के अंदर कवर हो जाता है, जिसे हम कहते हैं चार्ज। ठीक है, अब चार्ज के अंदर देखो दो टर्मिनोलॉजी को समझना बहुत जरूरी है। नंबर 1 इज चार्ज क्रिएशन एंड नंबर 2 इज चार्ज रजिस्ट्रेशन। ठीक है, चार्ज क्रिएशन इज नथिंग, मतलब क्या है कि मेरे को बैंक से लोन चाहिए, मैंने बैंक से बात करी, अपनी प्रॉपर्टी उसके पास गिरवी रख दिया, जो भी हमारा एग्रीमेंट बनना था, मतलब इंस्ट्रूमेंट उसमें यहाँ पे कहेंगे, वो एक एग्रीमेंट फॉर्म किया दोनों ने उसके ऊपर साइन किया, बात खत्म हो गई। ठीक है, एक एग्रीमेंट हमने क्रिएट कर लिया कि दिस ये हमारा लोन का अमाउंट है, इस तरीके से लोन मिलेगा, अगर मैं रीपेमेंट नहीं कर पाया, इंटरेस्ट वगैरह नहीं पे कर पाया, तो ये जो मेरी प्रॉपर्टी है ये इसके साथ मॉर्गेज है, इसके अंदर चार्ज क्रिएटेड है, तो बैंक उससे रीपेमेंट अपनी ले सकती है, उसको बेच सकती है वगैरह वगैरह। ठीक है, अब बात आती है कि ये तो हमने कर दिया चार्ज क्रिएशन। अब जो कंपनी है वो क्या ये पॉसिबल नहीं है कि वो इस तरीके से चार्ज क्रिएट कई सारे बैंकों के साथ कर ले। मतलब मैंने एक बैंक से पैसा ले लिया, एग्रीमेंट कर लिया, तो हो सकता है कि मैं फिर से वही प्रॉपर्टी को कहीं और मॉर्गेज रख दूं। दूसरे बैंक को क्या पता लगेगा कि मैंने किसी और बैंक के साथ मॉर्गेज रखा हुआ है, या किसी थर्ड पार्टी को क्या पता लगेगा कि ये ऑलरेडी मॉर्गेज है।
तो इसलिए कंपनी लॉ में एक कॉन्सेप्ट आया क्या कि आप जब कोई भी चार्ज क्रिएट करोगे तो उसको रजिस्टर करोगे कहाँ पे, एनसीए के पास। रजिस्टर का मतलब क्या हुआ कि आप रजिस्ट्रार को उसकी इंफॉर्मेशन दोगे कि ये जो प्रॉपर्टी है ये मेरे इस लोन के अगेंस्ट चार्ज इसका क्रिएटेड है, तभी वो सिक्योर्ड और क्रिएटेड माना जाएगा। अदरवाइज अगर चार्ज सपोज आपने क्रिएट ही नहीं क्रिएट कर लिया, अगर रजिस्टर ही नहीं किया, तो वो क्रिएशन की वैलिडिटी नहीं रह जाती। वैलिडिटी नहीं रह जाने का मतलब कि जो मेरा वो सिक्योर्ड लोन था, वो सिक्योर्ड लोन तभी माना जाएगा जब उसका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा, रजिस्ट्रार के रजिस्टर में उसकी एंट्री हो जाएगी। इनकेस अगर वो नहीं हो पाई तो ये मेरा डेट तो है, लोन तो है, लेकिन ये सिक्योर्ड नहीं है, सिर्फ आपके इंस्ट्रूमेंट से सिक्योर्ड नहीं हो जाता। इन केस ऑफ कंपनी यू हैव टू रजिस्टर द सेम, देन ओनली इट विल बी कॉल्ड एज सिक्योर्ड लोन, ठीक है, अदरवाइज ये सिक्योर्ड नहीं कहलाएगा। तो इसलिए कंप्लीट प्रोसेस कब माना जाएगा, नंबर 1 इज क्रिएशन ऑफ चार्ज, नंबर 2 इज रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज। तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी किसकी है, कौन सा रजिस्ट्रेशन करा सकता है, क्या टाइम फ्रेम वगैरह है, वो सारा कुछ इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं। तो ये चीज समझ में आ गई कि क्यों क्रिएट किया जाता है, ये पता भी है, लोन लेने के लिए चाहिए सिक्योरिटी देनी पड़ती है, दैट इज क्रिएशन, और क्यों रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, ताकि उसका कंपनी गलत फायदा ना उठाए और उसको मल्टीपल जगह वो प्लेज ना कर दे, उसको हाइपोथेटिकेट ना कर दे, उसको मॉर्गेज ना कर दे। तो इसको अवॉइड करने के लिए, उन लोगों का जो इंटरेस्ट है वो बनाए रखने के लिए, किसी भी तरीके का फ्रॉड ना हो, उसको अवॉइड करने के लिए ये कॉन्सेप्ट हमारे पास आता है, ठीक है। अब चार्ज को डिफाइन किया गया 216 के अंदर। चार्ज की देखो ये डेफिनेशन है जो यहाँ पार्ट में बताई गई, ये डेफिनेशन आपको एज इट इज याद करनी है। कई बार लोग पूछते हैं कि सर जी हमें क्या डिट्टो लिखना होता है, तो ये एक ऐसी चीज है जो आपको डिट्टो लिखना पड़ेगा। एंड सवाल में कई बार आया हुआ है कि आपको टर्म डिफाइन करना है कि चार्ज का मतलब क्या होता है, तो आपको सेक्शन 216 भी कोट करना है वहां पे, और एज इट इज डेफिनेशन लिखनी होगी जो यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। क्या क्या चार्ज हैज बीन डिफाइंड एज एन इंटरेस्ट और लीन। एक पार्ट हो गया कि इंटरेस्ट है या लीन है, लीन का मतलब भी वही है कि इन केस ऑफ डिफॉल्ट उनके पास राइट है कि वो उसको रिकवर कर सकते हैं, उसको बेच सकते हैं, उससे अपना पैसा रिकवर कर सकते हैं। तो इंटरेस्ट और लीन क्रिएटेड किसके ऊपर, ऑन प्रॉपर्टी और एसेट ऑफ द कंपनी। प्रॉपर्टी के ऊपर हो सकता है, एसेट हो सकता है, और एनी ऑफ इट्स अंडरटेकिंग और बोथ, कोई और उसके अंडरटेकिंग की प्रॉपर्टी हो, कंपनी की हो या उसकी किसी एसोसिएट की, उसकी किसी सब्सिडियरी की है, तो उसको भी वो यहाँ पे मॉर्गेज कर सकते हैं एज सिक्योरिटी। क्यों इसको रखा गया, क्यों चार्ज क्रिएट किया गया, फॉर द पर्पस ऑफ सिक्योरिटी। सिक्योरिटी किस बात का, कि इंटरेस्ट और प्रिंसिपल की रिपेमेंट नहीं हो पाई तो वहां से रिकवर कर लिया जाएगा। एंड इसके अंदर इंक्लूड होता है हमारा मॉर्गेज भी। मॉर्गेज बेसिकली क्या होता है, किसी भी इमूवेबल प्रॉपर्टी के अगर हम उसको प्लेज करते हैं तो वो हमारा मॉर्गेज कहलाता है। मतलब इमूवेबल है और पोजीशन उसका मेरे पास ही है, मतलब कंपनी के पास ही पोजीशन है, और वो जो प्रॉपर्टी जो हमने मॉर्गेज की है दैट इज नॉट मूवेबल, वो इमूवेबल नेचर का है, तो वो मॉर्गेज कहलाता है, ठीक है। बाकी प्लेज और हाइपोथेटिकेशन को भी हम देखेंगे आगे चल के कि इसमें क्या डिफरेंस होता है ना। इसी को इलैबोरेट कर दिया गया कि चार्ज का मतलब इंटरेस्ट लिंक क्रेडिट और प्रॉपर्टी और एसेट्स ऑफ द कंपनी और एनी ऑफ इट्स अंडरटेकिंग, और बोथ एज सिक्योरिटी, और इंक्लूड करते हैं इसके अंदर हमारा मॉर्गेज भी। तो ये एक कॉन्सेप्ट का हमें बेसिकली बताया गया है, वो मैंने आपको समझा दिया कि भैया जब भी कभी भी लोन वगैरह बैंक से हमें लेना होता है। आपने देखा एक चीज और कि ये जो चार्ज क्रिएशन है ये इन केस ऑफ डिबेंचर भी होता है। अगर मेरे को सिक्योर डिबेंचर इशू करने हैं तो उस केस में मैं डिबेंचर ट्रस्टी के नेम पे चार्ज क्रिएट करता हूँ। ये भी कॉन्सेप्ट देखा हुआ है आपने। इसके जस्ट पिछला चैप्टर देखा कि एक्सेप्टेंस और डिपॉजिट में भी अगर कंपनी चाहे तो उसको सिक्योर्ड फॉर्म में कर सकती है, और उस केस में एक्सेप्टेंस और डिपॉजिट के केस में डिपॉजिट ट्रस्टी जो होगा उसके फेवर में चार्ज क्रिएट किया जाएगा। तो चार्ज क्रिएशन वहां पे भी था, लेकिन आप ध्यान दें कि वहां पे जो आपने चार्ज क्रिएशन देखा था तो उसमें क्या देखा था कि दैट will only be created on tangible assets। सिर्फ tangible assets पे होता है, intangible assets पे नहीं होता। बट इन जनरल अगर मैं बात करूं तो वो tangible पे भी हो सकता है, intangible पे भी हो सकता है, ठीक है। तो चार्ज क्रिएट किया जाता है बेसिकली इन फेवर ऑफ लेंडर, जो भी लेंडर है उसके फेवर में चार्ज क्रिएट किया जाएगा। जब भी हमें सिक्योर डिबेंचर इशू करना होता है तो उस केस में भी करने की आवश्यकता पड़ती है। एक बार चार्ज अगर रजिस्टर हो गया, अच्छा एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि जब मैंने रजिस्टर कर दिया, रजिस्टर करने का मतलब क्या होता है कि ये इन्फॉर्मेशन मेरी एमसी के पास चलेगी, रजिस्ट्रार के पास चलेगी। जब मेरी इन्फॉर्मेशन उसके पास चलेगी तो उसको माना जाता है कि ये जो इन्फॉर्मेशन है ये पब्लिक डोमेन में आ गई। पब्लिक डोमेन का मतलब क्या है कि हर किसी को इसकी अवेयरनेस होना चाहिए। अब हम पढ़ेंगे आगे चल के सेक्शन नंबर 80 डीम्ड नोटिस का आएगा, वो बेसिकली इसी पॉइंट के ऊपर जोर डालता है क्या कि भैया अगर मेरा एक बार चार्ज क्रिएट हो गया तो वो अब सबको पता है उसके बारे में, सबकी नॉलेज में वो चीज है। कल को कोई आके ये नहीं कह सकता कि सपोज मेरे को प्रॉपर्टी बेचनी थी, मैंने किसी को बेच दी, उसने उसको परचेज कर लिया, बाद में उसको पता लगा है इस प्रॉपर्टी में तो चार्ज क्रिएटेड था, मतलब ये ऑलरेडी गिरवी रखी हुई थी प्रॉपर्टी, तो इस चीज को लेकर वो कंपनी का कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाएगा। क्यों? क्योंकि कंपनी ये कह सकती थी कि मैंने इसका रजिस्ट्रेशन करा दिया था रजिस्ट्रार के पास, एमसीए के पास, दैट मींस ये जो इन्फॉर्मेशन है ये पब्लिक डोमेन में जा चुकी थी, पब्लिक डोमेन में जा चुकी थी, तो इसकी अवेयरनेस आपके पास होनी चाहिए थी। आपने कुछ डॉक्ट्रिन पढ़े थे, याद आ रहा होगा आपको, डॉक्ट्रिन पढ़े थे। डॉक्ट्रिन क्या था? डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। का मतलब यही था कि वो सारी जानकारी जो हम
एनसीए तक पहुंचा देते हैं, रजिस्ट्रार तक पहुंचा देते हैं, वो पब्लिक डोमेन की मानी जाती है, कोई भी पब्लिक उसको चाहे तो एक्सेस कर सकता है। तो किसी को भी अगर कोई ऐसी ट्रांजेक्शन करनी है तो वो करने से पहले उसकी एक लाइबिलिटी बनती है कि वो इस टाइप की इन्वेस्टिगेशन कर ले, इस टाइप की इंक्वायरी कर ले कि वो रजिस्टर्ड है, चार्ज है, उसके अगेंस्ट है या नहीं है, ब्ला ब्ला व्हाटएवर। ठीक है, तो ये पब्लिक डोमेन की नॉलेज होती है, सबकी नॉलेज में चीज होनी चाहिए। अच्छा, इससे बेसिकली कंपनी क्या कर पाती है, तो कंपनी फ्रॉड करने से चूक जाती है। वो चाहे तो इस टाइप की प्रॉपर्टी को मल्टीपल जगह मॉर्गेज नहीं रख सकती, तो ये भी एक पर्पस है इसको इंट्रोड्यूस करने का। नाउ सेक्शन 77 से 87 तक हमारा डील होगा। नोट डाउन इन दिस। टाइप्स ऑफ चार्जेस की बात कर लेते हैं फटाफट से। दो टाइप के हमारे पास चार्ज होते हैं। नंबर 1 इज फिक्स्ड चार्ज, नंबर 2 इज फ्लोटिंग चार्ज। फिक्स्ड चार्ज और फ्लोटिंग चार्ज में क्या डिफरेंस है, तो बेसिक डिफरेंस समझ जरा फटाफट से। मतलब क्या है, फिक्स्ड चार्ज का मतलब क्या हुआ, जब मैं किसी स्पेसिफिक एसेट को, किसी भी स्पेसिफिक एसेट को हम मॉर्गेज करते हैं, मतलब उसके ऊपर चार्ज क्रिएट करते हैं। स्पेसिफिक एसेट का मतलब क्या होगा, जनरली दिस कैन बी कॉल्ड एज फिक्स्ड एसेट्स। मतलब जो लैंड है, बिल्डिंग है, जो कि चेंज नहीं होगी। मैंने कोई लैंड ए था, उसको मैंने मॉर्गेज कर दिया, उसको मैंने उसके ऊपर चार्ज क्रिएट कर दिया, तो वो लैंड ए ही रहेगा। ऐसा नहीं उसकी जगह पे लैंड बी आ जाएगा। परमानेंट नेचर का वो चार्ज क्रिएट हुआ है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। उस प्रॉपर्टी को या उस पर्टिकुलर एसेट्स को आप चेंज नहीं कर सकते। वो आइडेंटिफाई होना चाहिए एट द टाइम ऑफ क्रिएशन। ऐसा नहीं कि हाँ जी लैंड पे कर दिया, लैंड कौन सा, पता लगे 4 लैंड है, पता ही नहीं किस लैंड को हमने चार्ज क्रिएट किया है, तो ऐसा नहीं है। वो आइडेंटिफाइड होना चाहिए एट द टाइम ऑफ क्रिएशन, एंड दैट शुड बी अ स्पेसिफिक एसेट व्हिच इन परमानेंट नेचर, मतलब उसका जो नेचर है वो कैसा होना चाहिए, परमानेंट नेचर का। ठीक है, अब अगर ऐसा चार्ज क्रिएट हुआ तो उसको बोलते हैं फिक्स्ड चार्ज। अब इसके साथ और दिक्कतें क्या आती हैं कि अगर इस टाइप के चार्ज क्रिएट हुए हैं तो उस केस में जो बोरोइंग कंपनी है, मतलब जिसने पैसा लिया उधार में, जैसे कि हमारी कंपनी, तो हम उस एसेट को क्या बेच सकते हैं, नहीं बेच नहीं सकते। अगर मुझे बेचना होगा तो मुझे उससे पहले क्या करनी पड़ेगी, परमिशन लेनी पड़ेगी, किसकी, लेंडर की। मतलब कि जिसने लेंडर, जिसने पैसा में उधार दिया है और उसके अगेंस्ट उसके फेवर में चार्ज क्रिएटेड है, अगर मुझे ऐसे एसेट को बेचना हो तो उस बेचने के पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, उससे परमिशन लेना पड़ेगा। अगर वो अलाउ करता है कि हाँ जी आप बेच दो, कोई दिक्कत नहीं है, तभी हम बेच सकते हैं, अदरवाइज नहीं बेच सकते। क्या मैं उस एसेट को यूज कर सकता हूँ, हाँ जी यूज करने में कोई दिक्कत नहीं है, उसको यूज किया जा सकता है, यूज करने में किसी भी तरीके की परेशानी नहीं है। कब मैं उस एसेट को बेच पाऊंगा विदाउट एनी परमिशन, तब जब आपने अपना डेट जो है वो चुका दिया हो। एक जनरल सी बात है कि जो आपने गिरवी रखा था वो गिरवी छुड़वा लिया आपने, तो उसके बाद वो एसेट आपका, उसका आप जो मर्जी करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिक्स चार्ज में बेसिक सी मतलब समझ में आती है, स्पेसिफिक एसेट होगा, परमानेंट नेचर का होगा, आइडेंटिफाई हो जाएगा एट द टाइम ऑफ क्रिएशन ही, मतलब जब आप चार्ज क्रिएट कर रहे हो तभी आइडेंटिफाइड है कि किस एसेट के अगेंस्ट किया जा रहा है। आप इसको सेल नहीं कर सकते विदाउट परमिशन, यूज आप कर सकते हो, यूज करने में कोई दिक्कत नहीं है। नाउ फ्लोटिंग चार्ज की बात करते हैं। तो फ्लोटिंग चार्ज हमारा क्या होता है, फ्लक्चुएटिंग नेचर का। फ्लक्चुएटिंग नेचर का मतलब क्या हुआ कि ये वो चार्ज है जो क्रिएट किए जाते हैं करंट एसेट्स के ऊपर। हमने ऊपर देखा वो चार्ज क्रिएट किए जाते हैं फिक्स्ड एसेट। करंट एसेट्स का मतलब क्या हुआ, डेटर के ऊपर कर लिया, डेटर के ऊपर कर लिया, रॉ मटेरियल के ऊपर कर लिया। लेकिन अब ये आइडेंटिफाइड नहीं हुआ एट द टाइम ऑफ क्रिएशन। मतलब क्या होगा कि हमने चार्ज क्रिएट किया और रॉ मटेरियल कौन सा, हमारे पास 10 तरीके का रॉ मटेरियल है, और रॉ मटेरियल भी मूवमेंट में रहते हैं, मतलब आते जाते रहते हैं, कभी आते हैं फिर बिक जाते हैं, फिर आ जाते हैं। डेटर की बात करें तो डेटर समझ लो अभी एबीसी डेटर है, कल को वो खत्म हो जाएंगे तो पीक्यूआर डेटर आ जाएगा, एक्सवाईजेड डेटर आ जाएंगे, कोई भी डेटर आएंगे, तो ये रोटेशनल है, ये परमानेंट नेचर के नहीं है, तो ये मूवमेंट होती रहेगी। तो इस टाइप के एसेट के ऊपर जब चार्ज क्रिएट किया जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, फ्लोटिंग चार्ज। तो इस केस में क्या मैं जिसके ऊपर चार्ज क्रिएटेड है उसको बेच सकता हूँ कि नहीं बेच सकता, उसके लिए कोई परमिशन चाहिए क्या, नहीं, उसके लिए कोई परमिशन नहीं चाहिए। उनको तो मैं बेचूंगा ही क्योंकि वो मेरे बिजनेस का पार्ट है, मैं बिजनेस ही उन्हीं चीजों का करता हूँ, तो दैट शुड बी इन मूवमेंट, वो मूवमेंट में ही रहेंगे, उसके लिए कोई परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है। मैं उसको यूज भी कर सकता हूँ और मैं उसको सेल भी कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिर बात करते हैं इसके अंदर कि कब हमारा फ्लोटिंग चार्ज जो है वो फिक्स्ड हो जाएगा। मतलब फिक्स का मतलब कि तब मैं उसको बेच नहीं पाऊंगा, कब मैं उसको यूज करने से पहले मुझे परमिशन लेनी पड़ेगी। तो सपोज करो कंपनी हमारे जो चार्ज के टर्म्स एंड कंडीशन है उसको वायलेट कर देती है, कंपनी जो है वो बंद होने वाली है, कंपनी जो है वो लिक्विडेशन में चली गई है, या कंपनी जो है उसने अपना बिजनेस करना बंद कर दिया। अगर कुछ भी ऐसी सिचुएशन क्रिएट होगी तो उस केस में क्या फर्क से निकल के आएगा कि सपोज करो मैंने अपने रॉ मटेरियल को मॉर्गेज किया हुआ था, मैंने काम बंद कर दिया, तो मेरे पास जितना अवेलेबल रॉ मटेरियल है, एक बार मैंने अगर काम बंद कर दिया तो वो रॉ मटेरियल जो मेरा फ्लोटिंग चार्ज था अब वो क्या हो जाएगा, मेरा फिक्स चार्ज। फिक्स चार्ज का मतलब क्या हुआ कि वो रॉ मटेरियल अब तो बिकेगा नहीं, और मैं उसको किसी और को ऐसे बेच सकता हूँ क्या, बिजनेस मैंने बंद कर दिया और मैं सिर्फ चार्ज को अवॉइड करने के लिए क्या उसको बेच पाऊंगा, नहीं बेच पाऊंगा। वो मेरा रॉ मटेरियल रुक गया, एक तरीके से बिजनेस बंद होने की कगार पे है, तो रॉ मटेरियल मेरा ब्लॉक हो गया, और जैसे ही वो ब्लॉक हो गया वो क्या माना जाएगा, एक प्रकार का फिक्स चार्ज। अब उस रॉ मटेरियल को बेच के उस चार्ज के पैसे ही चुकाए जाएंगे और कुछ नहीं किया जाएगा। कंपनी मेरी बंद होने जा रही है, लिक्विडेट होने जा रही है, तो उस केस में भी जो वो ऐसे स्टॉक हमारे पास अवेलेबल होंगे एट दैट टाइम, मतलब कि जब कंपनी बंद होने जा रही है उस टाइम में जितने भी स्टॉक अवेलेबल है वो सारा का सारा फ्लोटिंग चार्ज से कन्वर्ट हो जाएगा फिक्स चार्ज पे।
इसी को बोलते हैं हम क्रिस्टलाइजेशन। मतलब कि क्रिस्टलाइजेशन ऑफ चार्ज इसी को कहा जाता है कि जब मेरा फ्लोटिंग चार्ज जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा किस पे, फिक्स चार्ज। और ऐसा तभी होगा जब या तो मैं कोई टर्म्स एंड कंडीशंस वायलेट करूंगा, या फिर कंपनी अपना काम करना बंद कर दे, या कंपनी लिक्विडेशन में चली जाए, या फिर जिसके अगेंस्ट सिक्योरिटी चार्ज किया गया था, मतलब जिसको सिक्योर्ड किया गया था, वो क्लेम करे कि नहीं जी हमें स्टॉक बेच के हमारा पैसा दो, आपने रीपेमेंट वगैरह की जो टर्म्स थी वो सारी वायलेट कर दी है। तो इन एनी ऑफ दिस सिचुएशन मुझे अपने सारे सिक्योरिटी को, जितने भी सिक्योर्ड होंगे मेरे पास, चाहे वो रॉ मटेरियल हो, चाहे वो डेटर्स हो, जो भी कुछ हो, उसको मेरे को सेटल डाउन करके उस सारे डेट को चुकाना पड़ेगा। तो इसको हम कहते हैं कि हमारा जो फ्लोटिंग चार्ज था वो हो गया फिक्स चार्ज, क्योंकि फ्लोटिंग तभी तक रहेगा जब तक वो मूवमेंट में है। पर एक बार जैसे काम बंद हुआ या वायलेशंस वगैरह हुई तो वो मूवमेंट को रोका जाएगा, पहले वो सारे स्टॉक को बेचा जाएगा, उसकी पेमेंट वगैरह की जाएगी, उसके बाद अगर चाहे तो मूवमेंट स्टार्ट भी हो सकता है, अगर बिजनेस क्लोजर का केस ना रहा तो। ठीक है, तो इस सिचुएशन में कहा जाता है कि इसको बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन ऑफ चार्ज, जब हमारा फ्लोटिंग चार्ज जो है वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, फिक्स चार्ज में, क्रिस्टलाइज हो जाता है। ठीक है, तो दीज आर द टाइप्स ऑफ चार्जेस। आपको चार्ज समझ में आ गया, टाइप्स ऑफ चार्ज समझ में आ गया। आप नेक्स्ट पार्ट से शुरू करेंगे अपना सेक्शनल कंटेंट, जिसके अंदर सबसे पहला सेक्शन आएगा हमारा सेक्शन नंबर 77। चलिए, तो दिस इज ऑल इन दिस लेक्चर।